नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडानिया एजुकेशन एकेडमी आसिन पर। बात करेंगे कक्षा 12 की कृषि रसायन के बारे में, जिसमें एक चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिया है। और आज बात करेंगे आपके आज जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है मृदा जीवांश पदार्थ, सॉइल ऑर्गेनो मैटर के बारे में अपन बात करेंगे। ऑर्गेनिक मैटर की कह सकते हैं अपन। और जीवांश पदार्थ जो होता है मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या क्या इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं उसको लेकर भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी चैप्टर है। जैसे कि अक्सर मैं कहता हूं कि जो कृषि रसायन है, इसकी सबसे खास बात क्या है, ये इजी बहुत है। इसमें अच्छे नंबर लाना, यूं कह सकते हैं स्कोर करना बहुत ही आसान होता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो 90 से नीचे आते हैं। ज्यादातर बच्चे यहाँ आप देखोगे 90 से ऊपर नंबर लेकर आते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट जो है ना बेटा बहुत इजी है। बात करें क्लासों की, अगर आप कहोगे कि सर क्लासेज जो बहुत डिले हो रही है या लेट आ रही है, देखिए इसके कुछ कारण मैं आपको बता देता हूं। कि एक तो कि हमारी जो ऑफलाइन क्लासेज रहती है, ऑफलाइन क्लासेज में व्यस्त रहने के कारण, ऑनलाइन ऐप के ऊपर जो क्लासेज रहती है उसमें व्यस्तता के कारण जो है थोड़ा समय कम मिल पाता है। और इसके अलावा भी मैंने जब क्लासेज जो शुरू की थी, मैंने आपको बताया कि जब क्लासें मैंने स्टार्ट की थी तो आपका रेस्पॉन्स बताएगा कि क्लासों को आगे रखना चाहिए, नहीं यात्रा आगे जारी रहेगी या नहीं रहेगी। या आपका प्यार जो है किस प्रकार से हमें मिलता है, आपका रेस्पॉन्स कैसे होता है, क्या रेस्पॉन्स आता है, ये इसके ऊपर निर्भर करेगा। तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जिस प्रकार से अगर क्लास का रिस्पॉन्स आता है तो हमें लगता है कि हाँ बच्चों को जरूरत है ना। क्लासों पे जब रिस्पॉन्स आता है तभी तो लगेगा ना। जब रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा तो हम खुद ही ये सोच लेते हैं यार बच्चे ही सीरियस नहीं है, काहे को टाइम खराब करना है। इससे अच्छा कि जो ऑफलाइन बैच हैं, जो ऐप के ऊपर जो क्लासेस हैं जहां बच्चे सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, उन पर तो कम से कम फोकस किया जाए, है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज थोड़ी ध्यान रखें कि आपकी क्लास के ऊपर आपका रिस्पॉन्स क्या होता है। ये निर्भर करेगा कि क्लास कंटिन्यू रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। चलिए बात करते हैं आज का जो आपका जो चैप्टर नंबर 2 है ना, जिसका नाम है मृदा जीवांश पदार्थ के बारे में बात करेंगे। मृदा जीवांश पदार्थ क्या होते हैं, क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में बात करेंगे। बात करेंगे नोट्स की, तो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। और वैसे भी अगर देखा जाए तो जो आपकी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, उसमें किताब में भी जो इतना इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि अगर उसको भी आप ढंग से पढ़ लो तो नोट्स की कोई आवश्यकता आपके नहीं पढ़ने वाली। किताब से मैं आपको लाइन टू लाइन एक एक जो शब्द है उसका अर्थ समझाने का प्रयास करूंगा। मैं बार बार अक्सर मेरी क्लासों में कहता हूं कि जहां मैं बोल देता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है तो उसको थोड़ा सीरियस लेके पढ़े, है ना। मेरा जो अनुभव है, जो मेरा जो तजुर्बा है, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि कौन सा टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, वहां से किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उसको थोड़ा सीरियसली लेके किताब में भी नोट डाउन कर आप हाईलाइट कर सकते हैं, या अपनी नोटबुक में आप उसको नोट कर सकते हो। जिसके लिए आपको कहा जाता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो उस पर थोड़ा विशेष आपको ध्यान देने की जरूरत है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मृदा जीवांश पदार्थ के बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि जीवांश पदार्थ जो है क्या होता है ना। यहाँ आप फोटो देख सकते हो कि जीवांश पदार्थ क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जीवांश, यानी जीव का अंश। देखिए कोई भी जीव होता है ना, चाहे वो पादप हो चाहे जंतु हो, सभी के अंदर क्या होती है, कोशिका होती है। और कहते हैं कि जो धरती पर आया है वो उसको जाना है, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, ये सभी कहते हैं। और आपके साथ भी यही होना है, मेरे साथ भी यही होना है, सबके साथ यही होना है ना। कोई यहाँ पर स्थायी नहीं है। हम यहाँ पर मुसाफिर है और कुछ समय अपन यहाँ धरती पे गुजारने के लिए आए हैं और गुजार कर चले जाएंगे। घमंड करे तो वो लोग करे जो यहाँ स्थायी रहने वाले हैं, है ना। भाई हम तो यात्री है, यहाँ पे कुछ समय के लिए आए हैं, समय गुजार के चले जाएंगे। एक दिन आप भी मिट्टी में मिलने वाला, मैं भी मिट्टी में मिलने वाला हूँ, ठीक है। जब कोई जीव क्या हो जाता है, मर जाता है, कोई जानवर मर जाता है, तो उसको गांव के बाहर फेंक दिया जाता है। वहां कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, उसका अपघटन करते हैं, या जिसे यूं कह सकते हैं विच्छेदन करते हैं। उसके विच्छेदन के बाद जो पदार्थ बचता है ना, गहरा भूरे काले रंग का जो पदार्थ बनता है, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं, है ना। वो ह्यूमस क्या है, एक जीवांश पदार्थ का भाग है, ठीक है। तो जीवांश पदार्थ आपके दो प्रकार के हो सकते हैं। कहां कहां से आपको जीवांश पदार्थ मिलेंगे, एक तो आपको मिलेंगे जंतु स्रोत से, जंतु के जो अवशेष होंगे, है ना, मांस के टुकड़े हो गए, रक्त के सैंपल हो गए, नमूने हो गए, हड्डियां हो गई, ये सब किस में आएंगी, जीवांश पदार्थ में आएंगे। दूसरा आपके पादप स्रोत में अपन कह सकते हैं, जो पादप जो होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, इनकी जड़ें हो गई, शाखाएं हो गई, कोमल तने हो गए, है ना। या फसलों के अवशेष हो गए, जब फसल को काटा जाता है, जैसे गेहूं की फसल है तो उसको उखाड़ा नहीं जाएगा, उसको काटा जाएगा। काटने के बाद खेत में जो पदार्थ बचेगा वो क्या रहेगा, जीवांश पदार्थ रहेगा। या हरी खाद के बारे में बात करते हैं,
हरी खाद को लेकर कई बार आपने जो भ्रांतियां भी देखी होगी, है ना। हरी खाद बेसिकली क्या होता है, देखिए हरी खाद जो होती है, जो आपके सनई हो गया या ढेंचा हो गया, मूंग हो गया, ये जो फसलें जो होती है ना बच्चों, जब ये इसके जो पौधे जो होते हैं छोटे छोटे इतने से होते हैं, जैसे आप ये देख सकते हो ना, ये आप देख सकते हो हमारे छोटे छोटे से जो पौधे होते हैं जिनमें फली नहीं आती है, दाने नहीं बनते हैं, है ना। उन पौधों को, छोटे पौधों को हल चलाकर क्या कर देते हैं, मृदा में दबा देते हैं। मृदा में दबने के बाद जब वो पौधा क्या हो जाएगा, सड़ेगा, उसके सड़ने से जो खाद बनेगी उसी को हम क्या कहेंगे, हरी खाद कहेंगे। इस प्रकार से हरी खाद बनाते हुए कई बार आप, जैसे पंजाब वगैरह है जहां पर पानी की उपलब्धता पर्याप्त है, वहां आप इस प्रकार की कृषि करते हुए देख सकते हो, हरी खाद बनाते हुए देख सकते हो, है ना। कई बार क्या होता है, इसको लेकर एक गलत मैसेज भी जो है फॉरवर्ड कर दिया जाता है कि जब फसल खड़ी है, उस खड़ी फसल में छोटे छोटे पौधों में हल चलाया जा रहा होता है, हम जैसे लोग क्या करते हैं, वहां वीडियो बना लेते हैं और कह देते हैं कि देखो किसान सरकार से इतने नाराज है कि खड़ी फसल में हल चला रहे हैं। अबे मंदबुद्धि, वो हरी खाद बना रहे हैं, सरकार की नाराजगी इसमें कहां से आ गई, है ना। तो ये इस तरह की चीजें ध्यान देते नहीं है। तो जीवांश पदार्थ क्या होता है, देखिए आप देख सकते हो, ये पादप के अवशेष है, ये सड़ने गलने से, देखो ये जो पदार्थ बनाना है, जो पदार्थ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो पदार्थ ये बनाइए, है ना, जो पदार्थ बना जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, ह्यूमस है। क्या है, ह्यूमस, है ना। ह्यूमस इस प्रकार से बनता है ना, सड़ने गलने से पूरा प्रोसेस यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जब, और जो ह्यूमस जो होता है ना, क्योंकि वो जीवों के अवशेष से आया, तो जाहिर सी बात है उसमें पोषक पदार्थ की मात्रा भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। पोषक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होने की वजह से उसमें जो पौधे जो होते हैं ना, उसकी वृद्धि तुम देख सकते हो बहुत अच्छी होती है ना, वृद्धि बहुत अच्छी होती है, लाजवाब होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन, सीधे किताब के अंदर चलेंगे, किताब के अंदर एक एक शब्द को अपन समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये रहा आपका चैप्टर नंबर 2, है ना, सोइल ऑर्गेनिक मैटर, जीवांश पदार्थ के बारे में बात करेंगे। मृदा में बहुत सारे वनस्पतिक पदार्थ होते हैं, जीव जंतु के अवशेष होते हैं, है ना, उसको लेकर बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मृदा में पाए जाने वाले वनस्पतिक एवं जंतु के अवशेष को क्या कहते हैं अपन, मृदा जीवांश पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो मृदा जीवांश पदार्थ क्या होता है, यहां से आप साफ साफ देख सकते हो, डेफिनेशन देखिए, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। मृदा जीवांश, मृदा में पाए जाने वाले वनस्पति एवं जंतु के अवशेष को अपन क्या कहते हैं, मृदा जीवांश पदार्थ कहते हैं। इनका निर्माण कैसे होगा, विच्छेदन से होगा, अपघटन से होगा। जीव जंतु के अवशेष, पादपों के अवशेष जो होते हैं, उनका जब विघटन हो जाता है, बैक्टीरिया क्या कर देते हैं, उसका विघटन कर देते हैं, तो उससे जो पदार्थ बनता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, जीवांश पदार्थ, यानी ह्यूमस भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, मृदा जीवांश पदार्थ में पेड़ पौधे की पत्तियां, जड़, तना, टहनियां, जीव जंतु के ताजे एवं अपघटित अवशेष, मृदा जीवों की कोशिकाएं हो सकती है, उत्तक और उनके द्वारा संश्लेषित यानी बनाए गए विभिन्न पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, इन सरल पदार्थों में सड़े पेड़ पौधे आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। खनिज मृदा में सामान्यतः 0.1 से 0.5% जीवांश पदार्थ पाया जाता है। ये यहां से थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा भैया इसको, है ना। खनिज मृदा में यानी जीवांश पदार्थ जो है उसकी मात्रा को लेकर क्वेश्चन आपसे पूछ जा सकता है। खनिज मृदा में सामान्यतः जीवांश पदार्थ की प्रतिशत मात्रा यानी कितनी होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो 0.1 से 5% कार्बनिक पदार्थ जो है वहां पर आपको देखने को मिल सकता है। जीवांश पदार्थ का जब पूरी तरह से क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस के बारे में अपन बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, है ना। ह्यूमस की डेफिनेशन के बारे में, ह्यूमस कैसे बनता है, इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। अपन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ह्यूमस जो बनता है, उस ह्यूमस बनने की जो प्रक्रिया जो होती है उसे क्या कहते हैं, ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। लेटराइजेशन क्या होता है, ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें सभी के बारे में अपन जानकारी ले चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मृदा जीवांश पदार्थ के जो स्रोत है वो क्या होंगे। मृदा जीवांश पदार्थ के स्रोत क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला आता है पादप स्रोत। पादपों से देखिए, पेड़ पौधे और फसलों के अवशेष। मैंने भी आपको बताया था कि पेड़ पौधों की टहनियां हो गई, जड़ें हो गई, उनकी पत्तियां हो गई, है ना, जब वो टूटकर नीचे गिर जाती है तो उसके अवशेष ही तो हो गए। माटी का खिलौना माटी में मिलेगा, जाहिर सी बात है ना। दूसरा, जब जो फसल जो होती है, जब उस फसल को खेतों में काटा जाता है तो उखाड़ते नहीं है उनको, ऊपर से काट लेते हैं। काटने के बाद उसका जो भाग है वो मृदा के अंदर जो दबा रहता है और थोड़ा भाग जो है मृदा से बाहर निकला हुआ रहता है। गेहूं हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, जब उसको काटते हैं तो उस फसलों के जो खेतों में जो अवशेष होते हैं, है ना, वो आपके इसमें देखिए। तो पेड़ पौधों की
पत्तियों, टहनियों, जड़ों एवं विभिन्न भागों को मृदा में मिलने पर जीवांश पदार्थ प्राप्त होता है। फसलों के कटने के उपरांत यानी बाद, है ना, उपरांत उनकी जड़ें मृदा में मिलकर जीवांश पदार्थ में क्या करती है, वृद्धि करती है। हरी खाद के बारे में बात करते हैं। हरी खाद के लिए मैंने आपको बताया था कि आपका मूंग हो गया, उड़द हो गया, सनई, ढेंचा, ये जो फसलें जो होती है इनमें फली लगने से पहले जुताई करके इनको क्या किया जाता है, मृदा में मिला दिया जाता है। उससे जो खाद बनती है उसे अपन क्या बोलते हैं, हरी खाद कहते हैं। हरी खाद को लेकर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो यहाँ पर थोड़ा इसको ध्यान रखिए कि मृदा जीवांश पदार्थ की परिभाषा और उसकी प्रतिशत मात्रा को लेकर थोड़ा ध्यान रखें। अगला हरी खाद, सनई, ढेंचा, मूंग व अन्य फसलें हरी खाद के रूप में जुताई करके मृदा में क्या कर देती है, मिला दी जाती है। ठीक है। जंतु स्रोत के बारे में भी आपको बताया था कि गोबर हो गया, जीव जंतु जो मरते हैं, उसके बाद हो गया आपके मांस के टुकड़े हो गए, रक्त का नमूना हो गया, हड्डियां हो गई, ये सभी जब मृदा के अंदर मिल जाते हैं तो ये सभी आपके मृदा जीवांश पदार्थ ही होते हैं। जीवांश पदार्थ में क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है आपके जीवांश पदार्थ का संगठन। जीवांश पदार्थ के संगठन की बात करते हैं तो यहाँ पर जीवांश पदार्थ की बात करेंगे तो दो प्रकार इसके हो जाते हैं। कौन कौन से, एक तो आपका कार्बनिक और एक कौन सा हो जाता है, अकार्बनिक। अकार्बनिक में आप देख सकते हो जितने भी जो खनिज लवण होंगे ना वो सब किस में आएंगे, अकार्बनिक में आ जाएंगे। धातुएं हो गए आपके जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, जितने भी जो खनिज लवण जो होंगे वो सब किस में आएंगे, आपके अकार्बनिक में आ जाएंगे। ठीक है। और जीव जंतु के जो अवशेष जो होंगे मुख्य रूप से, है ना, वो आपके किस में आ जाएंगे, कार्बनिक में। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो नत्रजन युक्त। नत्रजन युक्त का मतलब होता है नाइट्रोजन युक्त, यानी जिसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। दूसरा नत्रजन रहित, यानी जिसमें नाइट्रोजन नहीं पाई जाती है। नत्रजन का मतलब यहां पर क्या है, नाइट्रोजन है, ध्यान रखिएगा। नत्रजन का मतलब क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन युक्त यानी जिसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। दूसरा नत्रजन रहित यानी जिसमें नाइट्रोजन नहीं पाई जाती है। अब नाइट्रोजन युक्त यानी जिसमें नाइट्रोजन पाई जाती है वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जल में विलय, यानी जो जल में घुल जाते हैं। जैसे उदाहरण दे रखा है, नाइट्रेट हो गया, अमोनिया हो गया, आपकी एमाइड हो गया, एमिनो अम्ल हो गया, है ना, ये जल के साथ क्या कर लेते हैं, अमोनिया वगैरह हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं ना। हाइड्रोजन बंध बनाने की वजह से जो अमोनिया जो होता है वो जल के साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बंध बना लेता है। हाइड्रोजन बंध बनाने की वजह से अमोनिया जल में क्या होता है, विलय होता है। अगला जल में अविलय की बात करते हैं, जैसे पेप्टाइड, प्रोटीन, पेप्टोन्स, ये जो होते हैं जल में घुलते नहीं है, अविलय होते हैं। नाइट्रोजन रहित यौगिकों की बात करते हैं तो इसमें आता है मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में शर्करा, स्टार्च, सेल्यूलोज और हेमिसेल्यूलोज। ईथर में घुलनशील, जो ईथर में घुल जाते हैं, वसा और वसा यौगिक। और एक आता है लिग्निन। लिग्निन के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, बायोलॉजी में आपने पढ़ा भी होगा कि जिन पदार्थों पे, यानी ये मुख्य रूप से लिग्निन की बात करते हैं तो ये पादप कोशिका में आपको देखने को मिल सकता है। पादप कोशिका के बाहर की तरफ जो परतें जो होती है ना, बाहरी भित्ति जो होती है, लिग्निन का जमाव हो गया, अगर मान लो किसी के ऊपर, इसका मतलब वो कोशिका क्या हो गई, मृत हो गई। लिग्निन का जमा होने का मतलब ही क्या हो जाता है, कोशिका का मृत हो जाना, इसका माना जाता है। इंपॉर्टेंट बात करते हैं जीवांश पदार्थ का संगठन। ये आपको यहां से ध्यान रखिएगा, मैं जो बता रहा हूं मैंने आपको पहले बताया था कि जीवांश पदार्थ का संगठन, है ना, सीधा सीधा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है जीवांश पदार्थ के संगठन को लेकर। ये जो डिब्बा है ना, ये वाला अच्छे से याद रखिएगा इसको, कौन सा पदार्थ कितना % होता है, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। जीवांश पदार्थ के संगठन में स्टार्च कितना होता है, 1 से 5% होता है। सेल्यूलोज 10 से 28%, हेमिसेल्यूलोज 20 से 50%, वसा एवं वसी यौगिक 1 से 8%, लिग्निन जो है 10 से 30% और प्रोटीन जो होता है वो 1 से 15%। सीधा सीधा बच्चों यहां से प्रश्न छप सकता है आपसे सीधा कि जीवांश पदार्थ का संगठन लिखिए सीधा, क्योंकि इसमें समझने जैसा कुछ नहीं। अब तुम कहोगे कि सर इसमें स्टार्च 1 से 5% ही क्यों होता है। अब यार मैं क्या करूं, इसमें होता है तो यार होता है, इसमें क्या, इसका कोई कारण थोड़ी है नहीं भाई। अगर मान लो कि तुम्हारा वजन अगर मान लो कुछ और है तो ये इतना ही क्यों है, इससे कम या ज्यादा क्यों, यार ये तो है, क्या करें भाई। ये वैज्ञानिकों ने कैलकुलेट उसमें जांच करके पता लगाया कि इसमें इतना स्टार्च इतना है ना, सेल्यूलोज इतना है, हेमिसेल्यूलोज इतना है, तो आपको याद करना पड़ेगा इसका, और कोई तरीका नहीं है। अभी से याद कर लो, जीवांश पदार्थ का संगठन। ठीक है। अब आता है जीवांश पदार्थ का विच्छेदन। जीवांश पदार्थ के विच्छेदन के बारे में बात करेंगे। की हो गया रही है
जीवांश पदार्थ के, अरे तेरी तो, जीवांश पदार्थ के विच्छेदन के बारे में बात करते हैं। विच्छेदन का मतलब क्या होता है? टूटना। जब कोई जीव जंतु मर जाता है तो उसका विच्छेदन कब होगा? एक चीज यहां पर हमेशा ध्यान रखिएगा, विच्छेदन का काम करते हैं कौन? बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया अगर किसी जीवांश पदार्थ का विच्छेदन कर रहे हैं तो फ्री में तो आजकल कुछ भी नहीं मिलता है ना, बैक्टीरिया भी फ्री में नहीं करेंगे भैया, उसका भी कुछ ना कुछ तो स्वार्थ होगा। अगर मान लो जीवांश पदार्थ का विच्छेदन कर रहे हैं बैक्टीरिया, तो जाहिर सी बात है कि उसका भी कुछ ना कुछ स्वार्थ होगा। क्यों? उनको खाने को मिल रहा है। बैक्टीरिया जब किसी जीव का अपघटन कर रहे हैं तो कर रहे हैं तो क्यों? क्योंकि उनको खाने के लिए मिल रहा है, ये उनका सबसे बड़ा स्वार्थ है कि उनको खाने के लिए मिल रहा है, इसलिए वो उसका क्या कर रहे हैं? अपघटन कर रहे हैं। तो शुरुआत में क्या होगा कि कोई भी जीव होगा उसमें पोषक पदार्थ की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। पोषक पदार्थ की मात्रा अधिक होगी तो खाने के लिए अधिक मिलेगा, तो बैक्टीरिया जल्दी जल्दी खाएंगे। जल्दी जल्दी खाएंगे, इसका मतलब विच्छेदन भी क्या होगा? जल्दी जल्दी होगा। तो अपन कह सकते हैं कि जीवांश पदार्थ का जो विच्छेदन जो होता है वो प्रारंभ में क्या होता है? तीव्र गति से होता है और बाद में धीरे धीरे धीमा हो जाता है, क्योंकि अंदर खाने के पदार्थ समाप्त हो गए। ठीक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है यानी शर्करा है, ठीक है, स्वाद है, तो कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन सबसे पहले होगा, क्योंकि स्वाद कार्बोहाइड्रेट में होता है ना। तो जीवांश पदार्थ की बात करें तो सबसे पहले विच्छेदन किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट का होगा, और तेजी से होगा, है ना। जैसे जैसे समय गुजरेगा उसमें पोषक पदार्थ की मात्रा कम होती जाएगी, विच्छेदन की दर भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। बहुत इजी है। देखिए, जीवांश पदार्थ का विच्छेदन क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो बड़े पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं? विच्छेदन बोलते हैं। तो जीवांश पदार्थ का विच्छेदन वह प्रक्रिया जिसमें मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिटीज आदि द्वारा जीवांश पदार्थ का विच्छेदन करके सरल यौगिकों में परिवर्तित कर दिया जाता है, यानी छोटे छोटे अणु में तोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? विच्छेदन कहते हैं। ठीक है, विच्छेदन की जो क्रिया जो होती है, जीवांश पदार्थ के अंदर पोषक पदार्थ कितना है इस पर निर्भर करेगी, और वहां का जो क्लाइमेट है, वातावरण कैसा है, नमी है या नहीं है, या मौसम शुष्क है, इसके ऊपर भी जीवांश पदार्थ का विघटन निर्भर करता है। ठीक है, देखिए यहां पर अगर अपन बात करें विघटन के बारे में, तो देखिए सबसे पहले जो विच्छेदन आपका हो जाता है, मैं भी आपको बताया था, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट है, इनका विच्छेदन सबसे पहले हो जाएगा। खाने की मात्रा इसमें ज्यादा है ना। और सबसे लास्ट में मैंने कहा था जहां लिग्निन का जमाव है, इसका मतलब वो मृत है। अबे मरे हुए में क्या खाएंगे? कुछ नहीं है वहां लिग्निन के अंदर, इसलिए इसका विघटन जो है बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत ही धीरे धीरे होता है। अब एक एक को लेके देखते हैं यार, किसके विघटन से क्या बनता है। सबसे पहले बात करेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट है जिसमें जो शर्करा होती है उसके विच्छेदन से। यह रहा तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज C6H12O6। इसका ये हो सकता है कि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक हो, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हो, या ऑक्सीजन की मात्रा कम हो। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। देखिए, अगर ऑक्सीजन की मान लो मात्रा क्या है? कम, तो क्या बनेगा? सिट्रिक अम्ल बनेगा। साइट्रिक लेकर का है, सिट्रिक बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे अगर ऑक्सीजन थोड़ी ज्यादा है तो क्या बन जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल। और जब ऑक्सीजन फुल हो यानी पूर्ण ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन बहुत सारी हो, तो क्या बनेगा? CO2 बनेगी। और क्या बनेगा? जल बनेगा। क्या बनेगा? जल बनेगा। तो यहां पर देख सकते हो सरल शर्कराएं शीघ्र विच्छेदित हो जाती है। क्यों होती है? अभी बताया था, खाने के लिए ज्यादा मिलता है। इनका कुछ भाग पूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ऑक्सीकृत हो जाता है, जैसे कि ये नीचे देख सकते हो। ऑक्सीजन जितनी ज्यादा होगी, अगर ऑक्सीजन पर्याप्त है तो CO2 और जल बनेगा, हो जाता है। और कुछ भाग अपूर्ण रूप से पूरी तरह से विघटित नहीं होगा तो क्या होगा? विघटित होकर कार्बनिक अम्ल और एल्कोहल का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, कुछ फंजाई शर्करा को विच्छेदित करके ग्लूकोनिक, है ना, ये ग्लूकोरोनिक, साइट्रिक, ऑक्जेलिक और फ्यूमेरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहां पर रिएक्शन देख सकते हो, रिएक्शन में कुछ नहीं, सीधी सीधी देख सकते हो, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। एक बार तुम भी फिर भी नजर मार लो, आत्मा खुश हो जाएगी।
ठीक है। अगला आता है स्टार्च का विच्छेदन। देखिए, मुख्य रूप से अवायुजीवी बैक्टीरिया यानी जो विच्छेदन करने के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते हैं, उनको कहते हैं अवायुजीवी बैक्टीरिया। विच्छेदन के लिए उनको वायु की आवश्यकता नहीं होती है, उसे कहा जाता है अवायुजीवी बैक्टीरिया कहा जाता है। तो कुछ सूक्ष्मजीव विशेषकर अवायुजीवी बैक्टीरिया स्टार्च को विभिन्न कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल, एसीटोन, हाइड्रोजन, CO2 में बदल देते हैं। अधिकांश जो जीवाणु हैं डायस्टेज एंजाइम पैदा करते हैं, जो कि स्टार्च को किसमें बदलता है, माल्टोज में बदलता है। और फिर उसका क्या होता है, जल अपघटन हो जाता है। माल्टोज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है, और ग्लूकोज विभिन्न जीवाणु द्वारा किसमें, उसको फिर से CO2 बदल देगा। यहां से आप देख सकते हो सीधा सीधा, आपके देर का नहीं देर का, देखिए स्टार्च को बदला जाएगा किसमें, माल्टोज में, है ना। कौन बदलेगा, माल्टेज एंजाइम, ठीक है, डायस्टेज एंजाइम, सॉरी, ठीक है। यहां मैं आपके लिख देता हूं, जो स्टार्च है ये आप देख सकते हैं ना, ये फोटो जो दिख रहा है ना, ये हरी खाद का है ना। आगे निकल गए थे हम, मैंने समझा दिया था ये किसका है, हरी खाद जो बनाई जाती है ना उसका, ठीक है। देखिए, जीवांश पदार्थ के विच्छेदन के बारे में बात करते हैं। जो स्टार्च जो होता है ना, स्टार्च एंजाइम होता है एक डायस्टेज, इससे बनता है माल्टोज। क्या बन जाता है, माल्टोज। और माल्टोज जो है, इसको माल्टेज एंजाइम जो है, माल्टेज एंजाइम ये बदल देता है किसमें, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज का विघटन कैसे होता है, अभी अपन देख ही चुके हैं। ग्लूकोज का विघटन कैसे होता है अभी अपन देख चुके हैं। तो स्टार्च को डायस्टेज एंजाइम माल्टोज में बदल देगा, और माल्टोज को माल्टेज एंजाइम जो है वो ग्लूकोज में बदल देगा। और ग्लूकोज का विघटन कैसे होता है, अभी जस्ट अपन ने देखा है, CO2 बनती है अगर मान लो पर्याप्त मात्रा में अगर ऑक्सीजन हो तो, ठीक है। फिर आता है आपका हेमिसेल्यूलोज। हेमिसेल्यूलोज जो है, देखो प्रारंभ में कार्बनिक पदार्थ में उपस्थित हेमिसेल्यूलोज का अपघटन शीघ्रता से होता है। मैंने बताया था शीघ्रता से होने का कारण क्या है, खाने के लिए ज्यादा मिलेगा, शीघ्रता से होता है। लेकिन धीरे धीरे अपघटन की क्रिया बहुत मंद हो जाती है। हेमिसेल्यूलोज जो है, कौन सा एंजाइम, एंजाइम का ध्यान रखना, हेमिसेल्यूलोज का जो विघटन होगा, एंजाइम का नाम है हेमिसेल्यूलेज। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी जो एंजाइम जो होते हैं ना, खास बात क्या है, एंजाइम के नाम के साथ क्या लगा होता है, एज लगा होता है। आप देख लो कोई भी एंजाइम, लाइपेज, गायरेज, एमाइलेज, डायस्टेज, माल्टेज, हेमिसेल्यूलेज, ऑक्सीडेज, परऑक्सीडेज, है ना। तो जो सेल्यूलोज या हेमिसेल्यूलोज जो होता है, उसको एक एंजाइम होता है हेमिसेल्यूलेज, ये सरल शर्करा में क्या कर देता है, अपघटित कर देता है, तोड़ देता है, ठीक है। सरल शर्करा में तोड़ेगा और उसके बाद ये पॉलीयूरेनाइड में बदलेगा, और पॉलीयूरेनाइड शर्करा और अम्ल में टूट जाएगी। फिर आता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का जो विच्छेदन होता है बिल्कुल स्टार्च की तरह ही होता है। देखो स्टार्च की तरह सेल्यूलोज जो है ना, वो भी ग्लूकोज का क्या होता है, बहुलक। बहुलक तो आप सभी जानते हो, अगर ग्लूकोज का एक अणु है, ग्लूकोज का एक अणु है तो उसे अपन बोलेंगे एकलक। ग्लूकोज के दो अणु मिल गए तो उसको बोलेंगे द्विलक। ग्लूकोज के तीन अणु मिल गए तो क्या बोलेंगे, त्रिलक। और जब तीन से अधिक हो जाएंगे तो उसे अपन क्या बोल देंगे, बहुलक बोल देंगे। बहुत सारे ग्लूकोज के अणु। कुछ विशेष बैक्टीरिया कौन कौन से, एक्टिनोमाइसिटीज एवं कवक इसका अपघटन करते हैं। सेल्यूलोज एंजाइम द्वारा जलविघटित होकर क्या बनाता है, सेलोबायोज बनाता है। सेल्यूलोज का जो है जब जल अपघटन हो जाता है जल के द्वारा तो क्या बनता है, सेलोबायोस बनता है, जो पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। तो ध्यान रखना, सेल्यूलोज के अपघटन से क्या बनेगा, सेलोबायोस बनेगा। अगला जो आता है आपका वो आता है लिग्निन, है ना। लिग्निन के लिए मैंने बताया था कि इसका विघटन बहुत धीमी गति से होता है। कारण क्या है, कारण एक ही है, एक तो इसकी संरचना थोड़ी जटिल होती है, दूसरा इसमें बेंजोल चक्कर पाया जाता है, खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है तो बैक्टीरिया सोचते हैं यार इसका अपघटन करके क्या करना है, कुछ मिलने वाला तो है नहीं। फिर कहते हैं यार बहुत से दूसरे बैक्टीरिया, चलो रे कर लो यार, इनके ही कर लिया तो इसके कर ही दो यार, क्या जाता है, इतना कर लिया तो थोड़ा इसका ही कर दो, है ना। तो लिग्निन का विच्छेदन संकीर्ण पदार्थ होने के कारण कम होता है। इसकी संरचना में विशेषकर बेंजोल चक्र होता है जिसमें 6 श्रृंखलाएं जुड़ी होती है। फंजाई तथा बैक्टीरिया से लिग्निन का विच्छेदन जल्दी से नहीं होता है। तो कौन करते हैं,
इसका विघटन करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज के कुछ समूह तथा विशेषकर एक्टिनोमाइसिटीज क्या करते हैं, लिग्निन का विच्छेदन करते हैं। तो अगर बैक्टीरिया का ग्रुप आपसे पूछ ले कि लिग्निन का विच्छेदन कौन से बैक्टीरिया करेंगे, तो सीधी सीधी भाषा में, आसान भाषा में कहा जा सकता है एक्टिनोमाइसिटीज करेंगे। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन जो होता है ना, वो प्रोटीन एमिनो अम्ल के क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। तो जब प्रोटीन को तोड़ा जाएगा, ठीक है, तो टूटते 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 अंत में एक ऐसी स्थिति आएगी जब आपको क्या मिलेगा, एमिनो अम्ल मिलेगा। तो प्रोटीन जो है उसके विघटन से आपको क्या मिल जाएगा, एमिनो अम्ल। और जब एमिनो अम्ल को भी तोड़ेंगे तो एमीन प्लस अम्ल है ना, अमोनिया मिल जाएगा लास्ट में आपको, और है ना, जब कंटिन्यू अगर उसको तोड़ा जाएगा तो। अब बात आता है जीवांत पदार्थ के विच्छेदन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, ठीक है। इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहे, अपना और अपनों का ध्यान रखें। और मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये निर्भर करेगा आपके रिस्पॉन्स के ऊपर कि क्लासें आगे जारी रहेगी या नहीं रहेगी। उम्मीद करता हूं आपने इसमें कुछ सीखा होगा। और एक चीज जरूर ध्यान रखिए कि जहां जहां मैं ये बोलता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा विशेष तौर से अच्छे से पढ़ ले ताकि परीक्षा में आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाए। ठीक है जी, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।